इस नेक्स्ट वीडियो में हम सेल्फिश जीन का एक्सप्लेनेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो धरती पे लाइफ इवॉल्व हुई तो आखिर वो कैसे हुई। तो देखिए, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है, मगर मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए कि जब लाइफ जैसे मैटर, लाइफ कैसे बनी, मैटर से बनी, और मैटर आपका एटम से बना है। तो एटम्स को और लाइफ का ओरिजिन समझने के लिए हमें केमिस्ट्री में थोड़ा घुसना ज़रूरी होगा। तो देखिए, केमिस्ट्री क्या कह रही है, पूरी यूनिवर्स में जितने भी केमिकल्स हैं या जितने भी एटम्स हैं, वो एक लॉ ओबे करते हैं कि दे वांट टू बी एटम्स, दे वांट टू बी इन अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन, दे वांट टू बी इन एन कॉन्फिगरेशन दैट हैज़ मिनिमम एनर्जी। देखिए, जब एनर्जी किसी सिस्टम की मिनिमम होती है, देन इट करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो सिस्टम, दुनिया के जितने भी एटम्स हैं, केमिकल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो सब चाहते हैं कि वो एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन में जाए, उनकी एनर्जी को वो मिनिमाइज़ करें। और जब एक दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग से जो जुड़ते हैं वो, तो उनकी पूरे सिस्टम की एनर्जी थोड़ी सी लो हो जाती है, जिस वजह से एक मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर पाते हैं वो। और जब वो एक मोर कॉन्फिगरेशन, स्टेबल कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेते हैं, उनकी उस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, जिस वजह से वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि जब हम लोगों के धरती जब बनी थी, तो उसमें बहुत सिंपल अमाउंट्स में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। वो एलिमेंट्स में भी नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था। मतलब वो उन केमिकल्स में पहले कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए, जिस वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए उन एटम्स के बीच से। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करे, और फिर वो मॉलिक्यूल्स फर्दर कंबाइन करके हायर ऑर्डर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे थे। मगर सिर्फ वही मॉलिक्यूल सर्वाइव कर पाते, वही मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर पाते जो कि ज़्यादा स्टेबल थे एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे एक थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आ रही है, और तो इसलिए हमें पहले थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। और समझना पड़ेगा कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, बल्कि केमिस्ट्री के कुछ केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लिए भी ये थ्योरी वैलिड है। और चाहे एक केमिकल कंपाउंड का एवोल्यूशन हो या एक ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सेम रहती है। और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो जब आप एक नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हो, तो आप कहते हो कि कुछ ऑर्गेनिज्म जब इवॉल्व हुए, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ एक कैमल का। तो कैमल जब धरती पे आया, तो क्या था कि धरती पे हर जगह घास थी, और कैमल एक क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल है, तो वो घास से ही अपने आप को नरिश करता था। पर अब क्या होता था कि धीमे धीमे वो जहाँ पे वो रहता था, तो वहाँ पे सपोज बहुत सारे कैमल्स वहाँ पे एक जगह पे रह रहे हैं, और धीमे धीमे क्या हो रहा है कि यहाँ का क्योंकि वो जब बहुत सारे कैमल से सब घास खा रहे हैं, तो वेजिटेशन कवर धीमे धीमे कम हो रहा है। ये मैं इवोल्यूशन से मैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको समझा रहा हूँ, इस एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जैसे जैसे आपका वेजिटेशन कवर कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि कुछ आपका जो नीचे नीचे की घास है वो तो एनिमल्स ने खा ली है, मगर अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ ही एनिमल्स पहुँच पा रहे हैं जिनकी थोड़ी गर्दन लंबी है, जिनकी रीचेबिलिटी ज़्यादा है। कैमल्स से बात करें तो उनकी गर्दन लंबी है। वही एनिमल्स ही ऊपर जा कर के उन थोड़ी सी हायर लेवल पे जो पत्तियाँ पड़ी हैं पेड़ों में, उनको खा पा रहे हैं। और बाकी नीचे के लिए जितने भी घास थी, जितने भी ग्रीन कवर था ज़मीन का, वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब समझिए कि क्या होता है कि जो एक एनिमल है, एनिमल में विदिन अ रेस, मतलब एक विदिन अ सेम स्पीशीज़, कुछ एनिमल्स में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। जैसे आप ह्यूमन्स अभी देखिए, कुछ ह्यूमन्स ऐसे होंगे जो थोड़े से इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क होगा, कुछ ह्यूमन्स ऐसे होंगे जो कि इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा फेयर होगा, कुछ ह्यूमन्स होंगे लंबे होंगे, कुछ ह्यूमन्स नाटे होंगे। वैसे ही कैमल में भी डिफरेंट वेरिएशंस आए होंगे अब इनके ट्रेड्स में। कुछ ट्रेड्स उनके लिए फेवरेबल होंगे जो उनकी सर्वाइवल में हेल्प करेंगे, और कुछ ट्रेड्स उनके लिए सर्वाइवल में हेल्प तो नहीं करेंगे उनको, बल्कि सर्वाइवल के चांसेस में कोई मदद उनकी नहीं कर पाएंगे। जैसे कैमल में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट का मानना है कि कुछ कैमल्स ऐसे थे जिनकी गर्दन थोड़ी लंबी थी, और कुछ कैमल्स ऐसे थे जो कि गर्दन थोड़ी सी नाटी थी। अब क्या हुआ कि क्योंकि
जेनेटिक्स रोल प्ले करती है ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन में। तो जो जैसे जीन्स जैसे ही हम लोगों के हर एक प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम होते हैं और वो क्रोमोसोम जीन कैरी करते हैं, एंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब एक एक पार्टनर से हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स शेयर होकर के हम लोगों के ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और हाफ जेनेटिक मटेरियल हम लोग अपने दो अपने मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से हम लोग जेनेटिक मटेरियल हाफ इनहेरिट करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि कैसे हम लोग जेनेटिक मटेरियल इनहेरिट कर रहे हैं। तो क्योंकि जीन हम लोग पास आधे आधे आ रहे हैं, तो कुछ ट्रेट्स हमारे अपने पेरेंट मदर से आते हैं और कुछ ट्रेट्स हमारे अपने फादर से आते हैं। ये बस ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा, मैं सारे एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, सब में ही ऐसा होता है। तो क्या हुआ कि जब क्योंकि शॉर्टर हाइट वाले, अब वापस आते हैं अपने कैमल के एग्जाम्पल पे, तो सोचिए जैसे क्योंकि जो कुछ जिराफ ही थे जो कि जिनकी गर्दन लंबी थी, मैक्सिमम जिराफ की जो हाइट थी वो छोटी थी, गर्दन की हाइट छोटी थी, तो जो जिनकी गर्दन लंबी थी उनके लिए वो लंबी गर्दन उनके लिए एडवांटेजियस साबित हुई, और वो आराम से पेड़ पे जो ग्रीन कवर था उससे घास को खा सकते थे या पत्तियों को खा सकते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि उनको फूड मिला और उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए। और जो बेचारे जिराफ थे जिनकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, उनको क्योंकि फूड नहीं मिला, इस वजह से उनकी वो पेरिश करने लगे, वो थोड़ा सा उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगी। अब क्या हुआ, क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर लंबे गर्दन वाले जिराफ ही सर्वाइव कर पा रहे थे, तो जब लंबी गर्दन वाले जिराफ जब आपस में मेट करते हैं आफ्टर कॉपुलेशन दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स जो कि जिनकी गर्दन लंबी होती है, बिकॉज उनके जो जीन्स, बिकॉज जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों पेरेंट्स की गर्दन भी लंबी होती है, एंड एज अ रिजल्ट वो उस जीन को इनहेरिट करते हैं जिनकी गर्दन लंबी थी, जिस वजह से वो भी लंबी गर्दन वाले पैदा होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें नेचुरल सिलेक्शन कहाँ आया, तो देखिए नेचर का कुछ फैक्टर था। क्या नेचर का फैक्टर क्या था कि जो ग्रीन कवर था, ग्रास कवर था, वो ऊपर कम हो रहा था, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ गया था। तो नेचर के इस लिमिटेशन की वजह से एक फेवर मिला किनको, उन जिराफों को जो कि जिनकी गर्दन लंबी थी, तो वो जिराफ की पॉपुलेशन बढ़ गई, और जो जिराफ ऑटोमेटिक छोटे गर्दन वाले थे वो सब मर के ख़त्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए वो वाले, उस टाइप के जिराफ। तो इसी में नेचुरल सिलेक्शन आ गया कि जो फेवरेबल ट्रेट्स थे उनकी उस वजह से वो ज़िंदा थे, और जो ऑर्गेनिज्म जिनको एडवांटेज मिला अपने किसी ट्रेट का, वही उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। और इसी तरह जैसे अगर आप समझिए केमिकल के रिस्पेक्ट में, तो जो कंपाउंड्स ज़्यादा स्टेबल थे वही ज़्यादा स्टैंड कर पाते हैं, क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी कम है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उनकी एनर्जी कम है, जिस वजह से वो स्टेबल रह पाते हैं। तो जब स्टार्टिंग में लाइफ इवॉल्व हो रही थी तो साइंटिस्ट का कहना है कि पहले तो लाइफ थी नहीं, कुछ नॉन लिविंग मैटर था। वो नॉन लिविंग मैटर जो था वो कैसे फॉर्म हुआ, वो फॉर्म हुआ सिंपल कंपाउंड से और सिंपल एलिमेंट से, और जो वो एलिमेंट्स कंपाउंड्स फॉर्म इसलिए करे ताकि उनकी एनर्जी कम हो सके, वो ज़्यादा स्टेबल हो सके, और वही एलिमेंट्स फॉर्म हुए, वही कंपाउंड्स फॉर्म हुए जो कि ज़्यादा स्टेबल थे, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी कम थी, और जो और सारे कंपाउंड्स थे जो कि कम स्टेबल थे वो धीमे धीमे करके एलिमिनेट हो गए।